नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हमने देखा बीता हफ्ता मिला जुला इसलिए था क्योंकि 3 दिन हमने देखा बाजार में गिरावट थी, 2 दिन मजबूती देखने को मिली और शुक्रवार को मजबूती के साथ बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमने गिरावट का रुझान देना देखा और इनफैक्ट दूसरा हफ्ता लगातार था जब वीकली गिरावट के साथ बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब किस चीज़ पे फोकस करें? क्या शुक्रवार की मजबूती पे फोकस करें या फिर जो 2 हफ्ते से वीकली गिरावट हो रही है उसको ज़्यादा ध्यान में रखकर इस हफ्ते बाजार में रणनीति बनानी चाहिए? इसमें हमारी मदद करने के लिए sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। Thank you, Sandeep ji. Thanks for inviting me on the show. Very good morning. तो सबसे पहले अगर हम शुक्रवार के बाजार की बात कर लें, किस तरह से वहां क्लोजिंग देखने को मिली और बीता पूरा हफ्ता किस तरह से रहा है बाजार का, उसका जल्दी से एक जिस्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस हफ्ते बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी है। बाजार में अगर आप देखेंगे तो हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी कि शुक्रवार को बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। चाहे आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, जबरदस्त गेंस थे। 250 पॉइंट निफ्टी चढ़कर बंद हुआ, सेंसेक्स में 820 अंक और बैंक निफ्टी में भी 325 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 24,300 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। इंटरडे में तो हमने 24,400 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी निफ्टी में बनते हुए देखे थे। और सेंसेक्स की जहां तक बात है तो इंटरडे बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 79,984 यानी ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास का जो लेवल है वो भी हमने सेंसेक्स पे देख लिया था, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार 2 हफ्ते से हम वीकली गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भले ही गुरुवार की गिरावट से हम उभर गए, जो 180 पॉइंट के आसपास का फॉल आया था वीकली एक्सपायरी के दिन, लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे हम गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये अब शुक्रवार को निफ्टी में जो मजबूती आई उससे खुश होना चाहिए, उसके चलते खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जो 2 हफ्ते से हम लगातार गिरकर बंद हो रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जी देखिए, मुझे लगता है थोड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि अगर आप वेंसडे और थर्सडे का डेटा देखें तो पहले वेंसडे को करीब अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर एफआई ने बेचा, कैश में 3,300 करोड़ बेचा और 5,000 लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड किया, 9,000 शॉर्ट पोजीशन ऐड किया। हाउएवर शॉर्ट कॉल अनवाइंड किया। उसके अगले दिन देखिए थर्सडे को गिरावट हुआ तो एफआई ने 10,000 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स गिरावट में बेचा और 31,000 फिर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट के गया, तो एक रेजिस्टेंस बना करके गया एफआई। लेकिन वो जोन बन गया 24,337, 395। मुझे याद पड़ता है पिछले वीक में भी यही मैंने आपसे शेयर किया था जोन। और बैंक निफ्टी में आप देखें तो एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया। करीब अगर आप देखें 50,290, 50,450 इस जोन में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। यही वो जोन था जहां पर शॉर्ट सबसे ज्यादा फाइन है वेंसडे थर्सडे को बनाए। अब फ्राइडे को गैप अप ओपन हो गया, तो जो वैसे भी शॉर्ट कॉल काट करके गया था एफआई कि ठीक है साहब गैप अप ओपन होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रैप हो गया। तो फ्राइडे को एक ट्रैपिंग हो गई एफआई की, शॉर्ट्स ट्रैप हो गया। अगर शॉर्ट स्क्वीज होते हैं तो एक बड़ा पुल बैक हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा, मैं ये देखना चाहूंगा आज कि आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी का ओपन होना चाहिए, जो स्पॉट का लेवल 50,687 के आसपास है। सिमिलरली निफ्टी में मैं चाहूंगा कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ओपन हो जो करीब 24,396 के आसपास है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो बिल्कुल मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। निफ्टी में भी मुझे लगता है 24,400 की कॉल इसी वीक की 14 तारीख की बिल्कुल खरीदिए। अगर 10 डेमा के ऊपर ओपन होता है, जो मैंने आपको लेवल दिया, 152 का पहला टारगेट, 182 का दूसरा टारगेट, 230 का दूसरा टारगेट, 116 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी का 50, 100 का आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदिए। कैवियट यही है कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पर प्लेस्ड है 5687, इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। 255, 274, 295 और 320 के टारगेट्स हैं। 223 का स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए। तो आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एफआई ट्रैप हुआ है, शॉर्ट स्क्वीज होगा तो और ऊपर की तरफ बड़े मूव्स आएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाजार में तेज़ी के साथ कारोबार हो सकता है और आपने दोनों ही इंडाइसिस की जहाँ तक बात है, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें जो कॉल ऑप्शंस हैं उसमें आपने रणनीति सुझाई है। 24,400 का जो कॉल है निफ्टी का वो 14 अगस्त की जो एक्सपायरी है, क्योंकि
ये हफ्ता ट्रंकेटेड है, 15 अगस्त को बाजार बंद रहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। तो जो 14 अगस्त को जो एक्सपायरी होने वाली है, वीकली एक्सपायरी, उसका 24,400 का जो कॉल है वो आपके सामने शरद सर ने रखा है। 152, 182, 230 के टारगेट हैं, 116 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि 131 के आसपास के जो मौजूदा लेवल्स हैं उसके हिसाब से आपको ये जो कॉल है वो दिया गया है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर स्पॉट निफ्टी 24,396 यानी कि ऑलमोस्ट 24,400 के ऊपर खुलता है तो आपको ये जो कॉल है उसको इनिशिएट करना है। और निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे 50,700 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी 14 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है उसी के साथ आपको खरीदना है। और वो इसमें कंडीशन ये है कि 50,687 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होती है, जो कि 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे फिर आपको जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे 255, 275, 295 और 320 के होंगे। और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 223 रुपये का है। ये भी आपके सामने हम शरद सर की जो रिकमेंडेशन है वो एक प्लेट के रूप में आपको लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे नोट कर सकें और ये जो पूरा हफ्ता है उसमें आप इससे बेनिफिट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये हुई बात दोनों इंडाइसिस की, जहाँ पे हमने शुक्रवार को तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखी है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो शरद सर का जो एक कॉल ऑप्शन आए हैं दोनों ही इंडाइसिस के, उसमें देखने को मिल रहा है। तो 2 हफ्ते से जो वीकली लॉसेस के साथ हम बंद हो रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सेक्टोरल इंडाइसिस देखिए, शुक्रवार को जो मजबूती थी उसने पूरे हफ्ते की जो गिरावट है उसको कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दिया। सारे ही सेक्टर इंडेक्स आप देखिए हरे निशान के साथ जाकर बंद होते हुए नजर आए, जिनमें सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन था उन अगर आप इंडेक्स की बात करें तो उसमें पीएसयू बैंक्स, इसके अलावा मीडिया, ऑटो, रियल्टी, आईटी। रियल्टी और आईटी में तो हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिरावट बनती हुई देखी, लेकिन तमाम इंडाइसिस आप देखिए 1.5 से 2% की मजबूती लेकर बंद हुए। और उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स और एनर्जी इंडेक्स, ये भी दोनों ऐसे इंडेक्स हैं जो कि 1 से 1.5% तक की मजबूती के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी की अगर आप ब्रेड्थ देखेंगे, इनफैक्ट 50 में से 45 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान के साथ जाके बंद हुए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यूफोरिया था, किस तरह से तेज़ी की ग्रिप में बाजार शुक्रवार को था। आयशर मोटर्स, ओएनजीसी, इसके साथ साथ श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और इनफैक्ट बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ और कोटक बैंक, ये जो 5 शेयर गिरकर बंद हुए हैं निफ्टी के, उनमें से 3 शेयर ये थे जो कि गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। सर अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, जैसे मैंने हाईलाइट किया अभी, रियल्टी जो बजट का अनाउंसमेंट था उसके बाद से हमने लगातार गिरावट देखी थी, लेकिन अब वो जो डिसीजन है इंडेक्सेशन वाला वो सरकार की ओर से रिवर्स हो चुका है। एल्बीट 23 जुलाई 2024 तक का ही जो इंडेक्सेशन का फ़ायदा है उसको बरकरार रखा गया है। और आईटी शेयरों में भी जो पूरा रिजल्ट्स का यूफोरिया बना था उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी ये पूरा सेक्टर झेल चुका है। क्या अब आईटी शेयरों की गिरावट खत्म हो चुकी है, यहाँ से फ्रेश खरीदारी के लिए शुरू हो रहे हैं ये पूरे सेक्टर के स्टॉक्स? जी, तो देखिए, अगर आप आईटी सेक्टर को देखें, बिल्कुल जैसे ही लास्ट मंडे को भी डिस्कस हुआ था संदीप जी, जैसे ही यूएस फेड ने बोला कि साहब मैं 2% इन्फ्लेशन का वेट करूंगा इंटरेस्ट रेट गिराने के लिए, और इसके बाद पीएमआई के नंबर्स खराब आए, इसके बाद जो पेरोल के नंबर्स खराब आए, तो एक बार जो यूफोरिया था वो बस्ट होता हुआ दिखा और प्रॉफिट बुकिंग दिखी। लेकिन इमीडिएटली देखिए, जैसे ही नंबर्स अच्छे हुए यूएस में, सपोर्ट मिला इंडाइसेस को, वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, 3 स्टॉक्स देखिए, एफएल इंडिया जो मैंने लास्ट टाइम टारगेट शेयर किया था आ गया है संदीप जी, टारगेट हिट हो गया है इसका। 1570 का टारगेट मैंने आपसे शेयर किया था, वो टारगेट हिट हो गया है सर। अभी भी परसिस्टेंट सिस्टम और एम्फेसिस में आप देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ द रिजल्ट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी मेरी बाय के रिकमेंडेशन रहेगा। आप चाहें तो एम्फेसिस में भी बाय कर सकते हैं, और परसिस्टेंट सिस्टम में भी मुझे लगता है एक बार दोबारा ऊपर की तरफ मूव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लेना चाहें तो जो मैंने परसिस्टेंट का लास्ट टारगेट दिया था 4940, वो इंटैक्ट है सर। 2700 का भाव ऑलरेडी आके गया है, तो 4900 के टारगेट के लिए, 5800 के टारगेट के लिए परसिस्टेंट को होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 4400 के आसपास डालिए। एम्फेसिस को देखिए 2720 का भाव है। मुझे लगता है जो मेरा टारगेट था 2830 3100, वो आपको 2830 आया था, दोबारा ये आपको 2830 और 3100 और ऊपर की तरफ 3500 रुपए तक जाता दिखेगा। मुझे लगता है यहाँ पर बुलिशनेस बनी रहेगी। तो एफएल इंडिया, एम्फेसिस और परसिस्टेंट में अभी भी मैं लॉन्ग हूँ। ठीक है, तो एफएल इंडिया में प्रॉफिट बुक नहीं करना है, अभी भी जिनके पास है वो इंटैक्ट रहे सर। जी, अभी देखिए ऊपर का टारगेट 1893, एक बाकी था, मैं बीच का एक टारगेट और दे देता हूँ 1710।
तो अभी देखिए 1595 आके गया, 1570 का टारगेट था, 1710 का एक टारगेट और लीजिए, और ऊपर 1890 का जो मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट दिया तो वो इंटैक्ट है संदीप जी। ठीक है सर, एक आपका रियल एस्टेट पे भी टेक दे दीजिए। इंडेक्सेशन की जो खबर आई है उसके बाद से ये स्टॉक अब फिर से चलने लगे हैं, कहाँ खरीदारी कर सकते हैं रियल एस्टेट में? जी, तो देखिए तीन स्टॉक पे ध्यान रखिए, ओबेरॉय, सनटेक और रेमंड। तो अगर आप ओबेरॉय रियल्टी को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1790 रुपए के जोन में है, एक बेस बन चुका है 1680 के आसपास। ये आपको 1930 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड आप देखें सनटेक रियल्टी, सनटेक को कई बार मैं पहले भी रिकमेंडेशन दे चुका हूं। एक बेस इसका बना हुआ है 560 के आसपास। ये आपको अभी 630 और 680 के टारगेट इसमें आपको कुछ समय में मिलते हुए दिखाई देंगे। और रेमंड में भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1920 का भाव है, एक बेस इसका बना हुआ है 1810 के आसपास। ये धीरे धीरे आपको कहीं ना ये आपको धीरे धीरे 2150 और ऊपर की तरफ 2390 तक के टारगेट जल्दी खुलते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो तीन स्टॉक्स हैं जो कि रियल एस्टेट पैक से भी आपको बताया गया, और आईटी में भी तीन स्टॉक्स हैं जिनमें आपको पहले भी राय दी गई थी। अब भी यहाँ पे जो खरीदारी का रुझान है वो जारी रह सकता है। पीएसयू बैंक्स भी हमने देखा सर शुक्रवार को इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं, और उसके साथ साथ जो ऑटो शेयर हैं उनमें भी खरीदारी लगातार देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स, दोनों ही सेक्टर्स में सर? क्योंकि डिसाइसिव मूव नहीं देखने को मिल रहा है इन दोनों सेक्टर्स में। कभी एक दिन या 2 दिन में तेज़ी देखने को मिलती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। तो एक तरफा जो रुझान है इन दोनों सेक्टर्स में नहीं दिख रहा है। पीएसयू बैंक और ऑटो पर आपकी राय सर? जी, तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली, एक तरफा रुझान रुझान नहीं मिला। जो एक बहुत अच्छा मूव पहले मिला करता था, आप चाहे कैनरा बैंक को देखिए, चाहे स्टेट बैंक को देखिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, सर रेंज बाउंड हो गए स्टॉक्स। तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स थोड़ा परेशान हो रहे हैं स्टॉक्स में। सिमिलरली अगर आप ऑटो को देखें तो ऑटो के अंदर मूव बहुत अच्छा है। आइशर में आप देखें बहुत अच्छा मूव है, रिजल्ट्स अच्छे हैं सर। टीवीएस मोटर देखिए बहुत अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पर ट्रैक्शन बना हुआ है। जब जब यूएस में यूफोरिया रहता है, भारत फोर्ज में अदरवाइज भी बहुत अच्छा मूव रहता है। मिंडा कॉप, सीएट है, एचबीए पावर, आरके फोर्जिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये सारे स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी में जहां पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें से मुझे लगता है आइशर मोटर्स को पकड़ करके बिल्कुल चलिए, मुझे लगता है यहाँ एक बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल इसके अंदर अभी बिल्कुल फ्रेश मूव है, तो इसको पकड़ लीजिए सर। ये अभी मुझे लगता है 5000, इसका अभी का भाव 4830 है। तो पहला टारगेट 5000 रुपए का है, दूसरा टारगेट 5400 रुपए का है। तो 5000 और 5400 के टारगेट के लिए 5% और 12% का मूव है। मुझे लगता है यहाँ पर एक जरूर ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरा मुझे पसंद है, आप देखिए सीएट, तो सीएट में बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत क्लीन मूव है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको भी होल्ड करना चाहिए। 2780 का भाव है, धीरे धीरे 2900 रुपए और ऊपर की तरफ 3150 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। एक शेयर और मैं रिकमेंड करूंगा, पहले ही मैंने रिकमेंड किया है आरके फोर्जिंग्स। देखिए भाव मैंने थोड़ा इसका ऊंचा दिया था, तो थोड़ा ये कंसोलिडेट हो गया है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि रामकृष्ण फोर्जिंग्स के अंदर एक ऊपर की तरफ मुंह बना हुआ है। इसका बेस था कहीं ना कहीं 810 के आसपास। मुझे लगता है अब ये पहला टारगेट इसका 1000 रुपया, 934 का भाव है, और ऊपर की तरफ 1100, और लंबा टारगेट थोड़ा लीजिए तो 1230। ये मैंने पहले भी शेयर किया था संदीप जी, अब ये पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है। तो 1000, 1100 और 1230, राइट? जी ठीक है, तो आरके फोर्जिंग, सीएट और आयशर मोटर्स, इनमें आपको खरीदारी करके चलनी। सर आपने पीएसयू बैंकों में सिर्फ कैनरा बैंक का नाम लिया, इनफैक्ट मैं कैनरा बैंक के बारे में जानना चाह भी रहा था। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सर नुवामा की, जिसमें उन्होंने कहा है, इन्होंने क्यास लगाया, इनफैक्ट कैलकुलेशन किया है कि बैंक निफ्टी में ये जो चेंजेस होते हैं, सेमी एनुअल चेंजेस जो होते हैं, उसमें शायद बंधन बैंक को कैनरा बैंक रिप्लेस कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट बन सकता है कैनरा बैंक। क्या उसका कुछ फ़ायदा नज़र आएगा? क्योंकि बंधन बैंक में तो हम देख रहे हैं कि शायद परसों भी गिरावट हुई थी और शुक्रवार को भी हमने देखा कुछ ज़्यादा अच्छा मूव नहीं था। तो क्या कैनरा बैंक इस एंटीसिपेशन में कि बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएगा, खरीद सकते हैं? जी, देखिए अभी वो मजा नहीं है कैनरा बैंक में जो होना चाहिए। प्रिसाइजली 104 के आसपास का बेस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ये कहीं 112 के ऊपर, 113 के ऊपर सेटल हो जाए किसी वीक में, तो एक टेक्सचर बनेगा खरीदने वाला। अभी नहीं खरीदने का भाव है। मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी में जो व्यू मेरा है, अगर ये चल गया कैनरा बैंक, तो हो सकता है 112-13 के ऊपर इस वीक में सेटल हो जाए। हो गया तो ये आपको दोबारा ऊपर की तरफ 125 तक के मूव दिखाएगा। लेकिन बेट अच्छी है क्योंकि 104 के पास फरवरी के बाद से
एक मंथली बेस बना हुआ है संदीप जी। कोई लेना चाहे तो 104 का स्टॉप लॉस रखे, फ्राइडे टू फ्राइडे देखे और बना रहे। चलिए, तो बैंक निफ्टी की आपने पहले बात करी थी, हमने वो जो आपकी कॉल आपने बताई थी वो हमने प्रिपेयर कर ली। 50,700 का जो कॉल आपने बताया था 14 अगस्त की एक्सपायरी वाला, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको आपको खरीदना है, कंडीशन के साथ बताया गया था। 255, 275, 95, 320 ये टारगेट प्राइजेस हैं। 228 पे फिलहाल ही है और 223 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो दोनों ही इंडेक्स की जहाँ तक बात है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कॉल ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। 24,400 का निफ्टी का, 50,700 का कॉल बैंक निफ्टी का आपको खरीदना है। ट्रंकेटेड वीक है, तो बुधवार को ही दोनों की जो वीकली एक्सपायरी है वो होती हुई दिखेगी और इसी एक्सपायरी के दोनों जो कॉल्स हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आते हुए नजर आ भी रहे हैं। ब्रेड्स की बात करें तो शुक्रवार के सेशन में 1550 शेयरों से ज़्यादा चढ़कर बंद हुए थे और उसके सामने 937 शेयर ऐसे थे जो कि गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। और मिड कैप इंडेक्स करीब 500 अंक चढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने 425 अंकों के आसपास की मजबूती ही देखी है। और अच्छी बात यह भी है कि अब इंडिया विक्स भी कूल होता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 8% के आसपास की गिरावट के साथ इंडिया विक्स में भी क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या सर ये इंडिया विक्स का जो कूल ऑफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मिड कैप स्मॉल कैप की और इंटेंसिटी फिर से बढ़ाई जा सकती है? कुछ वीकली गेनर्स हैं पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, उसमें सुजलॉन है, वोकार्ड है, अजंता फार्मा है, स्ट्राइड्स फार्मा। इनफैक्ट इसमें 3 नाम ऐसे हैं जो कि फार्मा स्पेस से हैं, जो कि ज़बरदस्त एक्शन में हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखे हैं। तो ये जो वीकली गेनर्स हैं सर, क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है या अभी इनमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका है इस हफ्ते? जी तो देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। अब अगर आप फार्मा में देखें तो लिस्ट तो लंबी है। अगर आप एरिस देखें, एल्केम देखें, ग्लेनमार्क, अजंता, डॉक्टर रेड्डी, ग्रेन्यूल, जिप्का, सिप्ला, जहां उठाइए संदीप जी वहां जबरदस्त। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने में जिस तरह का मूव फार्मा में आया है और बहुत ही लगड़, मुझे नहीं लगता कि दर्शक भी जो देख रहे हैं या जो इन्वेस्टर भी हैं बहुत ज्यादा फार्मा में कॉल लेते हैं, लेकिन एक वन साइडेड मूव हमें फार्मा में देखने को मिला है। तो यहाँ मुझे लगता है अभी भी ट्रैक्शन बना रहेगा। जहां तक बात रही स्टॉक स्पेसिफिक होने की, देखिए हर सेक्टर में अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और पहले भी मुझे याद पड़ता है, मार्च से ही मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बॉटम अप अप्रोच ऑफ स्टॉक पिकिंग रखिए। आप सुजलॉन को ही देखिए, लास्ट टाइम मैं 45 रुपए से शेयर कर रहा हूँ, अभी लेटली आपसे 85 रुपए का टारगेट किया है। वो 5 सर्किट टू सर्किट चल रहा है स्टॉक। उसी में आप कैपिटल गुड्स में देखें, त्रिवेणी टर्बाइंस में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। अगर आप इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स देखें तो वेल्सपन में, जिंदल सॉ में अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो पॉकेट्स में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में मुझे लगता है डिक्सन, वी गार्ड, सेरा, सफारी वगैरह में बहुत अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए ट्रेंट में आज बहुत अच्छा मूव आया। मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी में देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे याद पड़ता है मैंने कुछ समय पहले बीका जी, ज्योति लैब्स वगैरह आपसे शेयर किया था। एचयूएल का एक बड़ा टारगेट 3500 का संदीप जी शेयर किया था। देखिए बहुत एग्जैक्टली। अच्छे मूव्स हैं। मुझे लगता है डिस्पाइट ऑफ मार्केट मूव, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा भी चले, हर सेक्टर में कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है आने वाले समय में। और वो स्टॉक बिल्कुल बाजार हाथों हाथ लेगा, वो सारे स्टॉक्स आपको चलते हुए ही दिखेंगे। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की चाल के विपरीत या उसके बनस्पत कुछ भी बाजार में कैसा भी मूव आए, यहाँ पे कुछ डिसाइसिव मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और उसमें से कई सारे स्टॉक्स हैं भी जो सर ने हाईलाइट किए हैं। ट्रेंट है, सुजलॉन, बीकाजी फूड्स, ज्योति लैब्स, एचयूएल, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे सर ने हमें कई बार रिकमेंड किए भी हैं और काफ़ी ऊपर के टारगेट भी दिए गए हैं। 3400 के आसपास का टारगेट मुझे याद है सर एचयूएल का आपने दिया था। और अभी भी कई सारे स्टॉक्स हैं कई सेक्टर्स में जहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए, अब आज और इस हफ्ते की तैयारी शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स में अब ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। शुक्रवार को सर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का जो मंथली डेटा आता है वो निकल के सामने आया था और एसआईपी के नंबर्स रिकॉर्ड लेवल्स पर निकल के सामने आए हैं। पहली बार हुआ है भारतीय बाजार के इतिहास में जब 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एसआईपी देखने को मिली है। तो लगातार एसआईपी में निवेश बढ़ रहा है। 23,332 करोड़ रुपए का जुलाई महीने में एसआईपी में निवेश आता हुआ दिखा है। तो रिटेल निवेशक जमकर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में अपना निवेश बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो लगातार एसआईपी के थ्रू मार्केट में पैसा आ रहा है, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उसमें निपॉन देख लीजिए, आदित्य बिरला सन लाइफ देख लीजिए, यूटीआई देख लीजिए, जो बाकी कंपनियां हैं, क्या उनमें खरीदारी करने का मौका है? ये इंडिकेशन है सर? जी बिल्कुल। अगर आप अदरवाइज भी देखिए तो कुछ स्टॉक्स थे जो काफी लेगर्ड हो गए थे। एचडीएफसी एफसी एक समय एकदम थक गया था, अच्छा स्टॉक होते हुए भी।
आप 3300 के लेवल से गिर करके 1500-1600 के लेवल पर ट्रेड करने लगा था। उसके बाद सिक देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना है एचडीएफसी एमसी में भी। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग एमसी है, क्लाइंट बेस बहुत मजबूत है इसका। और अभी भी लगता है इसके अंदर ऊपर के भाव खुल सकते हैं। कम से कम यहाँ से 4500 से 4700 तक के भाव इसमें अभी भी खुल सकते हैं। तो मुझे लगता है 10 से 15% का अपसाइड यहाँ भी है। तो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग बिल्कुल अगर किसी का है तो बने रहना चाहिए, वरना बाय ऑन डिप्स का व्यू भी रखना चाहिए। बेस 3900 के आसपास बना हुआ है, कोई भी डिप आए बिल्कुल बाय करें। 4500 से 4700 के भाव आपको 3 से 6 महीने में खुलते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, एचडीएफसी एएमसी 4500 4700 तक की तैयारी कर रहा है, 10 से 15% का आपको और देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे आप अपना के चल सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे सर शुक्रवार को जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए थे यूएस में, उसके बाद से हमने देखा है कि जो मंदी का डर है, जो रिसेशन की चिंता है, वो अब छटती हुई नजर आ रही है। तो उससे जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आए हैं, लोअर लेवल से वहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो जितने भी कमोडिटी से लिंक्ड स्टॉक्स हैं, क्या उनमें खरीदारी करने का मौका है? अगर आप समझते हैं कि हाँ यूएस में रिसेशन का डर छट गया है, मेटल स्टॉक्स को इसमें आप शामिल कर सकते हैं। जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप दो तीन मेटल स्टॉक हैं जब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है संदीप जी। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, लॉयड मेटल एंड स्टील देखिए, तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां मुझे लगता है बिल्कुल अगर कोई है तो बना रहे, और अगर खरीदारी भी करना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑपरेशनली जेएसडब्ल्यू स्टील का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। वन साइडेड रैली स्टॉक में आई है। आप देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स है क्रॉस मेटल सेक्टर। और उसी तरह से अगर आप लॉयड मेटल को भी देखें तो यहाँ पर भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मेटल और एनर्जी दोनों का प्ले है। 760 का भाव है, एक बेस बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी 700 के आसपास बना है। मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके लॉयड एनर्जी पे 835 840 की तरफ जाएगा। तो करीब यहाँ से 10% तक का मूव ऊपर की तरफ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी मुझे लगता है अभी और ट्रैक्शन, अभी काफी इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। ये धीरे धीरे 900 रुपए का शेयर है, 1000 और 1050। तो 10 से 15% का मूव यहाँ भी मुझे लगता है क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों में बाय ऑन डिप्स का व्यू बिल्कुल बनाए रखना चाहिए। तो एक लॉयड एनर्जी है और दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 से 15% का मूव इन जेएसडब्ल्यू दोनों में आ स्टील है सकता है। संदीप जी। जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है, माफ़ कीजिए, जी जेएसडब्ल्यू स्टील में 900 रुपये का टारगेट पहला है, फिर 1000 रुपये और उसके बाद 1050 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉयड एनर्जी और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन दोनों स्टॉक्स पे आप कमोडिटी कीमतों में जिस तरह से उछाल आ रहा है उसका फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब सर थोड़ा सा एक अलग हटके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ओला इलेक्ट्रिक, इसकी शुक्रवार को लिस्टिंग हुई थी, मच अवेटेड आईपीओ था ये, और आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई वो बेहद सपाट देखने को मिली। 76 रुपये का इशू प्राइस था, वहीं पे स्टॉक लिस्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन लिस्टिंग के बाद हमने देखा एक यूफोरिया स्टॉक में बनता हुआ देखा। 20% के ऊपरी सर्किट पे आप देखिए 91 रुपये 20 पैसे पे शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस आईपीओ को मिस कर दिया था, केवल 4 साढ़े 4 गुना के आसपास ही भरता हुआ देखा था। जिनको मिला है या जो बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि लिस्टिंग होगी उसके बाद देखेंगे, 20% का जो मूव आ गया है, जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें, या जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी खरीदारी करने का मौका है। जी, तो देखिए मुझे याद पड़ता है संदीप जी, शायद आप और विपुल जी डिस्कस कर रहे थे इसको, ओला को, और मुझसे भी शायद मेरा भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन था। तो जो कंपनी का मैंने जो देखा था, कंपनी का अगर आप असेट देखें बेस बहुत अच्छा है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है अच्छे प्लान्स हैं आने वाले समय में। डेट बहुत ज्यादा है और पैट नेगेटिव था। तो इसको लेकर के कुछ लोग थोड़ा जिटरी हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को बाजार रिवॉर्ड करता है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए मैंने स्टॉक को, बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए भी मैंने बोला था स्टॉक को आप आईपीओ में जाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप आईपीओ में जाइए। बिल्कुल ये एक अच्छा प्लेयर है। मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। और देखिए चार्ट पे तो कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन इवन देन मुझे लगता है कि अगर कोई एंट्री भी करना चाहे तो अब जो इसका लो आज का बन गया है 75 रुपए का, जो भी इसका इसका लो बना हुआ है 76 रुपए का, उसी को स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए सर। अगर आप थोड़ा 10 रुपए लेके चल रहे हैं, 2-2 3-3 रुपए लगाइए, और 3-3 रुपए करके अगर गिरता है थोड़ा सा और डालिए, और 76 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसमें स्टॉप लॉस आएगा। हो सकता है ये 90 रुपए से बढ़ के 110 120 भी हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि डिप्स पे लेना है, राइट? बिल्कुल डिस्क पे लेना है, 76 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 2-2 3-3 रुपए करके डालते रहिए। ठीक है, तो 76 रुपये का, यानी कि जो
लो था या आप कह सकते हैं इशू प्राइस था इस आईपीओ का, उसको आप स्टॉप लॉस मान के इसमें धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहें। 110 120 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ की, जो कि मच अवेटेड आईपीओ था। फ्लैट लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त गेंस 20% के ऊपरी सर्किट पर जाके ये बंद होता हुआ नजर आया। पीएसयू शेयरों की बात ना हो तो सर कोई भी शो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि पीएसयू बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। और पीएसयू शेयरों में भले ही फ्राइडे को हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जो गिरावट का रुझान बना है, जितने भी मच टॉक्ड अबाउट आप पीएसयू स्टॉक्स की बात करें, उसमें एमएमटीसी है, आईएफसीआई है, एचएएल, बीडीएल, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, रेलवे में आरवीएनएल है, राइट्स है, आईआरएफसी है। इन शेयरों में हाल की जो गिरावट हुई है, अब इस हफ्ते किस तरह से इनमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए सर? जी तो देखिए, अगर आप इन शेयर्स को देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। पहले भी मैंने बात बोली थी कि कि यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है तभी बने रहिएगा, वरना एग्जिट मार दीजिएगा, आपको नीचे के लेवल पर कहीं ना कहीं खरीदने को मिलेगा। अगर आप आज आप बीईएल को देखें, या आज आप कंटेनर कॉर्पोरेशन को देखें, या इकॉन को देखें, तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक गिरावट हो गई है। देखिए, टीटागढ़ के रिजल्ट के बाद एक बड़ी गिरावट आई। मुझे याद पता है संदीप जी, आपने मुझसे पूछा था और मैंने बोला था साहब, अगर आप बड़े अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिएगा। देखिए, आज ये शेयर गिर करके 1348 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे वीकली चार्ट्स पर, अगर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वहीं बने रहें। अगर आप देखें तो बीएल के अंदर एक अच्छा, मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ बनी है इस वीक के अंदर। अब आप इसमें आप एंट्री मार सकते हैं, रेलवे स्टॉक के अंदर 288 का। उसी तरह से आप देखें तो मझगांव डॉक के ऊपर भी, तो मझगांव डॉक में भी मैं देख रहा था, यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ है। तो इसको भी देखा जाए तो 4900 रुपए के आसपास इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले लिया है। तो एक बेस बना है नीचे 4600 रुपए के आसपास, इसको भी प्ले किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर संदीप जी कहना चाहता हूं दर्शकों से, कि सर देखिए, जो मैं पहले कह रहा था 2-3 महीने से, जब आपको डिफरेंट, आप देखिए केमिकल्स में किस तरह की रैली आई है। आप देखिए संदीप जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लीजिए, दीपक फर्टिलाइजर लीजिए, दीपक नाइट्राइट लीजिए, कोरोमंडल लीजिए, कितनी बार शेयर डिस्कस हुए हैं। आरती लीजिए, पीआई इंडस्ट्री भी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिया था, चंबल फर्टिलाइजर लीजिए। सर देखिए किस तरह की जबरदस्त रैली देखने को मिली है। और एफएमसीजी नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जिस तरह की रैली एफएमसीजी केमिकल में मिली है सर, अगर आप रेलवे में कुछ समय और रेलवे डिफेंस में नहीं भी रहेंगे तो क्या चला जाएगा। दूसरी जगह रहिए जहां लिक्विडिटी है, वहां पैसा बन रहा है। चलिए, तो रेलवे डिफेंस से निकलकर किसी ऐसे सेक्टर में जाइए जहां पे पैसा बन रहा है। इनमें प्ले आउट हो चुकी है रैली। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिसमें बीईएल है, मझगांव डॉक है, इनमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो इस हफ्ते के लिए आप चाहें तो इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। रिजल्ट सीजन अपने लास्ट लेग में है सर। ये हफ्ता आखिरी होगा जब नंबर्स आते हुए दिखेंगे। जिन कंपनियों के नंबर्स हमने शुक्रवार को आते हुए देखे हैं, उन कंपनियों में अगर हम देखें तो ग्रासिम था, जो कि लॉसेस जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए, उससे कम आते हुए दिखे। बजाज कंज्यूमर, बर्जर पेंट्स, आईआरबी इंफ्रा, ट्रेंड की बात आप अभी कर रहे थे, इन्फो एज, जाइडस लाइफ, जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि फ्राइडे को अपने नतीजों के चलते या तो फिर नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, कुछ कंपनियों के ये फोकस में थे। कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर ट्रेंड के अलावा? जी तो देखिए, ट्रेंड के अलावा आयशर मैंने शेयर किया। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। 4830 का भाव है प्री मार्केट में। मुझे लगता है ये बिल्कुल 5000, मतलब 5101 और 5401, तो यहाँ से आप 6% का एक और 10-12% का एक मूव पकड़ सकते हैं। इसको बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी रखिए। 4700 के स्पॉट के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए। 4760 तक बाय कीजिए। मुझे लगता है जल्दी ही आपको 5100 तो 5300 के भाव इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ट्रेंड के अलावा आइशर मोटर्स एक और स्टॉक है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेंड में सर एक ट्रिगर और भी प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है कि माना जा रहा है कि ये ट्रेंड और बीईएल दोनों शायद इंडेक्स का पार्ट बन सकते हैं। ये निफ्टी में या सेंसेक्स में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। डिविस लैब निकल जाएगा और उसके साथ साथ एक और स्टॉक निकलेगा जिसमें बीईएल और ट्रेंड इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस हफ्ते के नंबर्स की बात करें तो काफ़ी सारी सरकारी कंपनियां इसमें एचएएल है, आईआरएफसी है, मझगांव डॉक है, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया जो कि ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, हिंडाल्को है, हीरो मोटोकॉप है, इसके नंबर्स भी आएंगे। और रिलायंस पावर, मुथूट फाइनेंस, एसजेवीएन, ये एक और सरकारी कंपनी, और ग्लेनमार्क फार्मा, इनके भी नंबर्स आते हुए देखेंगे। सर ये जो नंबर्स आने वाले हैं सारे सर, इसके बेसिस पे कोई जो ट्रेड करने लायक शेयर हो इस पूरे हफ्ते में? जी तो देखिए,
मुझे लगता है कि एक बार एसजेवीएन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक गिरा नहीं है जैसे इसको गिरना चाहिए था। अगर आप देखें तो इसने बहुत अच्छा सपोर्ट पकड़ा हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आप देखें तो पावर सेक्टर में भी गिरावट आई है। लेकिन पावर सेक्टर वैसे मुझे फेवरेट तो मेरे टॉरेंट, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सीएससी वगैरह हैं जहां पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। बट अगर आप एसजेवीएन को देखेंगे तो गिरा नहीं है स्टॉक, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पकड़ के चल रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। हम्म। ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। अगर यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिखाई दे 135 के आसपास, अगर ये कहीं ना कहीं 143 को ऊपर चला जाए तो बिल्कुल ये दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। मुझे लगता है पहला टारगेट 160, दूसरा टारगेट 170। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसका ना गिरना एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग है। जिस तरह से पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लगता है शायद ये एक बार चल सकता है। ठीक है, 160 170 सर कितना व्यू लेके चलना होगा? ये इसी हफ्ते आ सकते हैं लेवल्स ये वाले? देखिए सर, जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह के मूव आते हैं, वीकली मूव्स आते हैं, एक एक हाई रेंज बनती है वीक वीक में। तो आप मान लीजिए अगस्त में ही मान लीजिए, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो अगस्त में ही आप मान लीजिए कि मुझे लगता है यह मूव आ सकता है। चलिए, तो अगस्त में ही हो सकता है कि इस स्टॉक में जो रैली है वो बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि एसजेवीएन उतना गिरा नहीं है जितना बाकी पीएसयू स्टॉक्स गिरते हुए नज़र आए भी हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, आज और इस हफ्ते के लिए ट्रंकेटेड वीक है, वैसे तो छोटा हफ्ता है, 4 दिन में ही 4 दिन के लिए ट्रेडिंग होगी। ऐसे स्टॉक जो कि आपके रडार पे हैं जहाँ पे इस हफ्ते खरीदारी की जा सकती है या बिकवाली कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा बनेगा? जी तो देखिए, बिकवाली के नाम पे मैंने कुछ दिन पहले अपोलो टायर्स को शेयर किया था, लेकिन वो काफी गिर गया। जब तक हम लोग बात करें तो काफी गिर गया है। उसमें कोई सपोर्ट है नहीं। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो अभी ये 490 के आसपास है। मुझे लगता है गिर करके कहीं 476 475 तक भी धीरे धीरे आ जाएगा। ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन 510 के आसपास बना हुआ है, अगर पुल बैक आता है तो वहां भी बिकवाली हो सकती है और ये धीरे धीरे 470 के जोन में आके खड़ा हो सकता है। बाय के लेवल पे मुझे लगता है मैं एनबीसीसी पर एक बार ध्यान देना चाहूंगा। 3 वीक में बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो गया है। मुझे लगता है बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। इसकी तरफ ध्यान रखा जा सकता है। अभी 184 का भाव है, कोई भी डिप आता है 174 तो खरीदें। 160 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि वीकली रेंज काफी बड़ी है। मुझे लगता है पहला टारगेट इसका 190 और दूसरा 210। तो यहां तक बिल्कुल स्टॉक मुझे लगता है जल्दी ही ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो 190 210 तक के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहा है एनबीसीसी का शेयर। कंसोलिडेट हो चुका है, यहाँ पे खरीदें और थोड़ा सा 174 रुपये के आसपास डिप्स पर खरीदें। इसमें आपको 190 और 210 तक के लेवल्स दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 160 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुबह सुबह बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? जी संदीप जी, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्लाइंट्स के पास हो, दी गई है। और जो स्टॉक्स डिस्कस हुए उसमें से हो सकता है कई सारे स्टॉक्स में पोजीशंस हों, आईटी में, एफएमसीजी में, केमिकल्स में। और जो स्टॉक आज डिस्कस हुए हैं, ट्रेंड वगैरह, एनबीसीसी में पोजीशंस हो सकती। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विश यू अ वेरी गुड डे एंड वेरी प्रॉफिटेबल वीक अहेड। सेम टू यू संदीप जी, टेक थैंक केयर, यू हैव अ सर। नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जाने से पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं वो निफ्टी और निफ्टी बैंक की जो कॉल सर जिसकी बात कर रहे थे। 24,400 का कॉल आपको निफ्टी का इस हफ्ते के लिए खरीदना है। इसके लेवल्स, टारगेट्स और जो स्टॉप लॉस लेवल है वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। 14 अगस्त यानी कि इसी बुधवार को जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, उसका ये कॉल आपको दिया गया है। और 50,700 का जो बैंक निफ्टी का कॉल है वो भी 14 अगस्त की एक्सपायरी का जो कॉल है वो आपको सुझाया गया है। 228 के आसपास है, 255, 75, 295 और 320 तक के जो लेवल्स हैं वहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, ये कॉल जा सकता है। 223 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाज़ार में जुड़ना मत भूलिएगा। विवेक मित्तल आपके लिए मेरे सहयोगी हैं, स्पेशल शो लेके आते हैं हर दिन। बाज़ार की तैयारी तो आपकी करवाते ही हैं छोटे मोटे शेयरों पर, और ख़ासतौर पर नतीजों का सीज़न चल रहा है, आखिरी हफ्ता है, तो कैसे स्टॉक्स में स्ट्रैटेजाइज करना है उस पर आपको पूरी रणनीति मिलती है। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।